आग बरसती आसमां से, मची है ऐसी हाहाकार। जीना है तो मुझे बचा लो, धरती कहे ये चीख पुकार। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। पर उत्तराखंड के जोशीमठ में जो कुछ हो रहा है वो प्राकृतिक के लिहाज से, लोगों के लिहाज से या पूरे देश के लिहाज से ये कहीं से भी अच्छा नहीं हो रहा है। जो प्राकृतिक आपदा जोशीमठ के ऊपर आई हुई है, पूरा का पूरा जोशीमठ जिस आपदा का शिकार होने को है, बस ये कहीं ना कहीं और बहुत हद तक हम मनुष्यों का ही देन है। जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पहाड़ों पे जब हम विकास कार्य के नाम पे छेड़छाड़ करते हैं, सड़कें, टनल इनके नाम पे छेड़छाड़ करते हैं, तो प्राकृतिक भी अपना विराट रूप दिखाती है। जमीन धंस रही है, पहाड़ खिसक रहे हैं। उत्तराखंड में जो मकाने हैं, जो वहाँ की घरों की दीवारें हैं, दरकने लगी हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ अब खंड खंड होने को है। ये पहाड़ खिसकना, भूस्खलन होना, पहाड़ों की तरफ छोटी मोटी बातें हैं। आए दिन वहाँ छोटे मोटे पहाड़ और भूस्खलन जैसे मामले आते रहते हैं। पर जो जोशीमठ में हो रहा है वो बेहद ही खतरनाक है। ऐसा शायद पहले कभी किसी ने ना देखा हो। 3 से 4 हजार लोग अभी तक प्रभावित हैं। जोशीमठ की जो कुल पॉपुलेशन, वहां के जो रहने वाले लोग हैं, करीब करीब 30 से 35 हजार लोग इसकी जद में हैं। 500 से ज्यादा घरों की ये आपदा आने को है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें दीवारों में, जमीन में दरार आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो एक दूसरे के 2-2 फीट की दूरी पे होने के बावजूद जमीनी स्तर पे 2 फीट की है, और ऊपर जैसे जैसे बिल्डिंग गई है वो फटने और टेढ़े होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। ये भयावह स्थिति जो जोशीमठ में है, बहुत डरावनी। वहां के ऑलमोस्ट सारे घर जमीन दोष होने को है। लोगों ने बांस और बल्लियों के सहारे मकान के छतों को रोक रखा ताकि उनको इतना समय मिल सके कि वहां से अपने जो भी जरूरी सामान है उस घर से निकाल के, और लोग मजबूर हैं वहां से पलायन करने को। लोगों का ये खौफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे ऐसे मामले आए हैं, ऐसे ऐसे धरती फटने को देखा गया है कि जिसकी चौड़ाई तो आप देख सकते हैं कि कितनी फटी हुई है धरती, पर ये कितने गहरे तक फटा हुआ है इसका कोई अंदाजा नहीं है। जगह जगह से जहां जमीन फट रही है या कहीं कहीं से पानी के रिसाव का, और ये जो पानी का रिसाव है, बहाव है, वो मिट्टी, जो मिट्टी के साथ लग के पानी आता है, जैसे कटाव होता है वैसे बहाव हो रहा है हर जगह। और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है। अभी कुल 8 से 10 वार्ड बताए जा रहे हैं जहां मैक्सिमम घर में कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां की दीवारों में, जहां की घरों में, छतों में दरार न आई हो। इस ठिठुरती हुई ठंड में वहां के लोग घरों से बाहर निकल के और रात गुजारने को मजबूर हैं। प्राकृतिक के साथ जो हम खिलवाड़ करते हैं उसका नतीजा किस तरीके से, किस कदर हमारे सामने आता है, ये आज वहां के लोगों को और वहां के साथ साथ पूरे देश को देखने को मिल रहा है। प्रकृति के साथ बेसिकली खिलवाड़ ये आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। और जो अभी ये परिस्थिति जोशीमठ की बनी हुई है, इसमें वहां के लोगों का बहुत हद तक कहना है कि वहां पे एक प्रोजेक्ट जो कि एनटीपीसी के द्वारा चलाया जा रहा था 2005 में, हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट, एक टनल था जिसका काम स्टार्ट हुआ उस टाइम में 2005 में। अभी तक उसका काम लगभग 70% के आसपास में डन हुआ है। ये टनल और ये जो हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट जो एनटीपीसी का है, ये कारण है इस प्राकृतिक आपदा जो अभी जोशीमठ में आई हुई है। जब ये 2005 में प्रोजेक्ट चालू हुआ था, और उससे पहले जब ये प्रोजेक्ट पास होने को था, तब भी 2002-2003 में वहां के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुए थे कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने की वजह से इस तरह की घटनाएं होंगी जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है। ये तभी लोगों ने अंदाजा लगाया था कि इस प्रोजेक्ट से ऐसे ऐसे नुकसान हो सकते हैं, भूस्खलन, धरती फटना, मकान गिरना, इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ सकती है। क्योंकि जब हम इतने बड़े बड़े पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसमें सुरंग करते हैं, उसके आसपास की जमीनों को काटते हैं सड़क बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए, और इस तरह के पानी और हाइड्रा प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं वहां के लोगों के लिए और वहां की जमीन के लिए आने वाले समय का एक बहुत बड़ा खतरा होता है। और लोगों के विरोध के बाद भी एनटीपीसी का वो हाइड्रा पावर प्रोजेक्ट 2005 में पास भी हुआ सभी संस्थाओं से। अब ये पास कैसे हुआ ये भी जांच और संदेह का विषय है, लेकिन वहां के लोगों को अभी जो हालात और जो सिचुएशंस फेस करने को मिल रहा है, कोई भी सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या केंद्र गवर्नमेंट की हो, कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जो जमीन खिसक रही है, जो हिस्सा फट चुका है, जो दीवारें गिरने को है, तबाही मचने को है, वहां पे कोई गवर्नमेंट किस तरीके से रोक सकती? किसी संस्था को भेज के नहीं रोका जा सकता है। कोई बहुत बड़े बड़े इसमें वैज्ञानिक संस्थानों को लगाया गया है, लेकिन उन सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्योंकि जो चीजें हो रही है, प्राकृतिक जब खेल खेलती है तो फिर मनुष्य के हाथ से सब कुछ बाहर हो जाता है। फिर ये सब देखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। हालांकि हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस बार जो हो रहा है, पूरा का पूरा गांव और पूरा का पूरा कस्बा जो है
वो एक स्थान से जो पहाड़ी है जैसे वहां से कट के और पूरा का पूरा वो इलाका ही ऐसा लगता है कि स्लाइड हो रहा है। और जब जमीन खिसकने लगे तो वहां के मकान माचिस के डब्बे की तरह ढेर होने लगे हर दिन हर रात, क्योंकि डर में उन्हें बस यही चीज है कि किसी तरीके से बचाया जाए। वहां पे जो लोग भी इतने वर्षों से मतलब रह रहे हैं। ये मकान तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और जो भी आ रहा है वही यही कह रहा है इसमें रहना, इसमें मत रहो। रहें कहाँ हम, जाएँ कहाँ? हमारे पास तो और सारा कुछ भी नहीं है। कहीं जो कमाई थी, जो नौकरी की थी, जो वो सब लगा दिया, अब नंगे हो गए। बच्चे भी बेरोजगार पड़े हैं, कहीं कोई साधन नहीं है। 4 कमरे तो बिल्कुल ख़त्म है और 3 कमरे में जो है वो है, अभी शुरुआत हो रही है। शाम को थोड़ा सा दिखाई दे रही, सवेरे जो है पूरी तरह पूरा वो हो रहा है। तो रात को कैसे सोते? आवाज़ आ रही, सो कहाँ से, नींद ही नहीं है, सो ही नहीं रहे हम तो दिन में बैठे रह रहे, क्या करना। चड़क चड़क आवाज़ आ रही, तब सवेरे पता चला कि पूरी मकान बना रखे उन्होंने, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके वहां उन्होंने अपनी जिंदगी को, आप खुद सोचिए, अगर आपने इतनी मेहनत से 50 साल 100 साल से आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रहते आ रही हो, आपने आपके जो भी पूर्वज हैं उन्होंने पैसे इतने लगा के मकान बनाया, वहां रह रहे हैं, और इस तरह की घटना हो कि एक दिन एक पल में पूरा पूरा का पूरा क्षेत्र धराशायी होने को है, तो क्या परिस्थिति होगी इसका अंदाजा शायद वहां के लोग के अलावा कोई नहीं लगा सकता। सरकार, लोग सब मजबूर हैं प्रकृति के हाथ। और अक्सर ऐसा ही होता है, कहीं बादल फटने की घटना, केदारनाथ की घटना हो या ऐसी तमाम जगह की घटना हो, जब प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाती है तो सारी जितनी भी एडवांस हमारी सरकार हो, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां की व्यवस्था हो, सब के सब धराशायी रह जाते हैं, सब के सब धरे रह जाते हैं और प्रकृति अपना विकराल रूप दिखा देती है। लेकिन हिमालय क्षेत्र में ये जो भूस्खलन की घटनाएं हैं वो बेसिकली होती क्यों है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। इसके हालांकि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य 2 कारण हैं। एक तो भौतिक कारण है, भौतिक कारण में जैसे कि प्राकृतिक तरीके से अर्थक्वेक हो गया, या फिर आपके बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं, ज्वालामुखी फटना, तो ये सारी भौतिक कारण हो गए। लेकिन जो दूसरा सबसे मुख्य कारण है वो है मानव जनित कारण, मतलब मानव के द्वारा इस आपदा का, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि मानव ने इस आपदा को निमंत्रण दिया है। क्योंकि हिमालय क्षेत्र में जल प्रबंधन, वहां के विकास के लिए बहुत सारे परियोजनाएं चलती रहती हैं और धड़ल्ले से ऐसे काम होते रहते हैं जो ये नहीं देखा जाता कि आने वाले टाइम में इस विकास कार्य का, जो कि बिना सोचे समझे किया जा रहा है, इसके क्या परिणाम प्रकृति के द्वारा दिए जाएंगे। जल प्रबंधन के वहां पे विकास कार्य होते हैं, बहुत सारे हाइड्रा प्रोजेक्ट आते हैं, टनल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, जो पहाड़ों को काट काट के सड़कें बनाई जाती हैं, जो हमारे द्वारा पर्यावरण के साथ खेल हो रहा है, चाहे वो हर लेवल पे हो, चाहे वो विकास कार्य के लिए हो, चाहे वो हमारे डे टू डे लाइफ के जो पर्यावरण को हम इन्फेक्ट करते हैं वो चीजें हों, ये सब कुछ इंपैक्ट करके एक बड़ा विकराल रूप लेता है। तो अब जो भूस्खलन की जो भौगोलिक कारण होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मनुष्यों का हाथ हो गया है आज के डेट में। वहां पे जो पर्यटक जाते हैं, कभी कभी तो इतनी भीड़ हो जाती है, अभी न्यू ईयर पे वहां पहाड़ों में पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि 10-10 20-20 किलोमीटर तक लंबे जाम लगे हुए हैं, लेकिन इतनी हैवी लोड हो जाते हैं, बाहर से आने वाले टूरिस्टों के लिए इतने लोगों की संख्या हो जा रही है कि इतना दबाव पड़ने लगा है वहां के होटल और वहां के व्यापार को बढ़ाने के लिए, लोग, वहां की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और हर जगह से जाने वाले टूरिस्ट, इन सब के दबाव को झेलने के लिए, वहां पे व्यापार को बढ़ाने के लिए, होटल्स को बढ़ाने के लिए, हर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ठीक करने के लिए धड़ल्ले से ऐसे विकास कार्य किए जाते हैं और ऐसे चीजें की जाती हैं बिना ये सोचे समझे कि इसका प्रकृति पे क्या असर होगा। विकास कार्य भी जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से बेहिसाब और धड़ल्ले से ये काम किया जाता है बिना ये सोचे कि आज चलो 2 फ्लोर के वहां होटल्स है, इस न्यू ईयर पे जगह नहीं थी बिल्कुल बुकिंग की, अगले साल आप जाओगे तो होटल्स की भी बिजनेस बढ़ाने की कहो या जैसे भी कहो, वो 2 फ्लोर और बढ़ा देंगे, 5 फ्लोर के वहां होटल्स अभी देखे गए हैं कि होटल्स बनते हैं जो पहाड़ों को काट काट के बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ का अंजाम दिखेगा। तो हमें इन चीजों को समझना होगा और प्रकृति के साथ हमें जुड़ के रहना होगा। विकास कार्य जरूरी है और पर्यावरण भी जरूरी है। अब विडंबना यह है कि पर्यावरण को बचाया जाए या विकास कार्य को रोका जाए। लोगों की आने वाली जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए विकास कार्य भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वहीं पर्यावरण भी और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है हर किसी की जिंदगी में। तो जरूरत है इन दोनों को बैलेंस करने की, पर्यावरण को और विकास कार्य को। जो कुदरत ने हमें दिया है उसको संभाल के रखना, और जो हमारे विज्ञान ने से हम उस प्रगति में, विकास में जो कार्य कर रहे हैं, वो दोनों को बैलेंस करके, दोनों को संभाल कर हमें आगे बढ़ना होगा। तब हम ऐसी परिस्थिति को रोक सकते हैं और ऐसी परिस्थिति दोबारा ना बने
इसके लिए हमें अब इसमें क्या है कि अभी जो जोशीमठ की स्थिति है वो ऐसा है कि कुछ कोई नहीं कर सकता है। बस एक काम हो सकता है, सरकार और वहां की जो भी क्षेत्रीय सरकार है लोगों को जल्द से जल्द राहत कार्य दे और वहां से बाहर निकाले। क्योंकि अभी इस पे विचार किया जाए कि क्योंकि मैंने अभी देखा न्यूज चैनल्स पे कि गवर्नमेंट और वहां के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने लगभग बहुत सारे एजेंसियों को, जैसे यहाँ तक कि इसरो है, एनडीआरएफ है और इस तरह की तमाम एजेंसियों को वहां पे लगा रखा है कि इसको कैसे रोका जाए, लेकिन सबने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं क्योंकि प्रकृति के सामने किसी का बस नहीं चलता है। तो मुद्दा यह है कि अब जो हो रहा है उसे होना ही है, क्योंकि एक जगह से जमीन खिसक चुकी है, पूरा बड़ा जो जोशीमठ का हिस्सा है वो बहना है, सारे घर सब धराशायी होने हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बस वहां से लोगों को निकाला जाए जल्द से जल्द, राहत कार्य में तेजी की जाए और ये जब सब कुछ हो जाए, ये प्राकृतिक आपदा जो भी जोशीमठ पे आई है, सब कुछ जो भी, क्योंकि जो होना है वो तो होगा वहां पे, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हमें आगे से ये देखना होगा कि इस तरीके की चीजें दोबारा हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके जो हम अपने काल को आमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता जब प्राकृतिक विकराल रूप दिखाएगी। तो जरूरत है हमें प्रकृति के साथ अपने विकास कार्य को आगे बढ़ाने की। हमें पर्सनली भी किस तरीके से हम छोटे छोटे चीजों को ध्यान रख के अपने इन्वायरमेंट का इफेक्ट कैसे कम करें, ये हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। क्योंकि कोई एक संस्था, एक सरकार पूरे के पूरे जो भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हो रहे हैं, जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे कोई एक सरकार, कोई एक संस्था नहीं रोक सकती। हमें एक इंडिविजुअल लेवल पे, एक एक इंसान को अपने लेवल पे पहल करनी होगी, चाहे वो प्लास्टिक यूज करने से लेके इन्वायरमेंट को हम किसी भी तरीके का नुकसान जहां पहुंचा रहे हैं, हमें बहुत सारी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो हमें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम चाहें तो उसे धीरे धीरे रिड्यूस करके, कम करके अपने लेवल पे एटलीस्ट पर्यावरण फ्रेंडली बना सकते हैं। और जब तक ये शुरुआत और ये पहल इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगी, तब तक किसी सरकार, किसी संस्था के करने से कुछ नहीं हो सकता। इस पूरे पर्यावरण में हमें यूजर फ्रेंडली बन के कैसे रहना होगा, ये सीखना होगा। और आने वाले दिनों में जोशीमठ के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि वहां के लोग सुरक्षित रहें, सुरक्षित स्थानों पर जल्द से जल्द पहुंचाए जाएं और ये आपदा जो आई है किसी तरीके से टले और उसके बाद हम इस पे ऐसी चीजें ना हो, ये ध्यान दें। मिलते हैं आपको, तब तक के लिए प्रणाम।